सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके एमए उत्तरार्ध के षष्ठम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत के गीत सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में रामायण के भगवान राम की जो कथा है, उनका जो चरित्र है, उसको लेकर के उर्मिला के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है, जिसमें वह पूर्णतः सफल भी रहे हैं। साकेत विविध छंदमयी, नाद सौंदर्यपूर्ण एवं लय तान युक्त संगीतमयी रचना है। यद्यपि इस महाकाव्य की रचना विविध मात्रिक एवं वर्णिक वृत्तों से में हुई है, तथापि इसमें कतिपय ऐसी सरस एवं मधुर कविताएं भी मिलती है जो कवि के अंतःकरण में विद्यमान किसी भावना के उत्कट आवेग के रूप में लिखी गई है, जिनमें ताल लय की विशुद्धता एवं संगीतात्मकता है, जिनका पूर्वापर किसी अन्य छंद या कविता से कोई संबंध नहीं है, जो अपने में ही पूर्ण है और किसी एक भाव की द्योतक है। कवि की इन कविताओं को गीत कहा गया है और इन्हीं के कारण साकेत में गीतात्मक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। साहित्य दर्पणकार ने गीत के विषय में लिखा है, शुद्ध गानम गेयम पदम स्थिर पाठ्यम तदुच्यते। इसी तरह प्रसिद्ध विद्वान राम दहिन मिश्र ने भी गीत की परिभाषा देते हुए लिखा है, गीत वह है जिसमें ताल लय विशुद्ध और सुस्वर संबद्ध पंक्तियां हो। गेय होने के कारण इन्हें गीत कहते हैं। गीतों में गेयता का गुण सर्वोपरि होता है और प्राय गीत दो प्रकार के होते हैं, ग्राम्य और नागरिक। ग्राम्य गीतों से तात्पर्य उन गीतों से है जो किसी मांगलिक अवसर पर या त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। इनमें स्थानीय सांस्कृतिक तत्व की प्रधानता रहती है, जैसे बन्ना, सोहर, बधावा आदि। दूसरे जो गीतों का दूसरा प्रकार है वह है नागरिक गीत। नागरिक गीतों से तात्पर्य उन साहित्यिक गीतों से है जिनकी रचना सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा की जाती है और जो काव्य कला के उत्कृष्ट गुणों से विभूषित होते हैं। प्रायः ग्राम्य गीतों के रचयिता कुछ का कोई पता नहीं होता, ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और प्रचलन में रहते हैं, जबकि नागरिक गीत जो है उनके रचयिताओं का नाम ज्ञात होता है। साकेत में जिन गीतों की रचना हुई है वे सब नागरिक अर्थात साहित्यिक गीत हैं। गुप्त जी के समय में साहित्यिक गीतों की रचना के लिए 3 पद्धतियां प्रचलित थी, पद पद्धति, प्रगीत पद्धति और संबोधि गीति पद्धति। गुप्त जी के जो पद पद्धति हमें सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि में देखने को मिलती है। प्रगीत पद्धति छायावादी युगी जो कवि हैं प्रसाद पंत, महादेवी, निराला और जो अन्य रचनाकार हैं उनमें। और संबोधि गीति पद्धति में वे गीत हैं जिनमें व्यक्ति या पदार्थ को संबोधन करके गीतात्मक कविता का निर्माण हुआ है। प्रसिद्ध पाश्चात्य कवि कीट्स का ओड टू द नाइटिंगेल संबोधि गीत ही है। अब हम साकेत के गीत सौंदर्य पर दृष्टि डालते हैं। साकेत के 3 सर्ग ऐसे हैं, अष्टम, नवम तथा दशम, जिनमें कवि ने सुमधुर गीतों का सृजन करके काव्य को नूतन रूप प्रदान किया है। सर्वप्रथम हम लेते हैं
अष्टम सर्ग में मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया नामक ऐसे गीत लिखा गया है कि रचना की गई है जो राधिका छंद में लिखा गया है। उसमें गेयता एवं संगीतात्मकता के कारण लय ताल युक्त मधुर प्रगीत के रूप में ये अंकित है। इसके अतिरिक्त नवम सर्ग की रचना प्राय प्रगीत पद्धति पर ही हुई है। इसके सभी गीत तीव्र आत्मानुभूति, संवेदनशीलता, अविच्छन भावोन्माद, सुख दुख एवं आशा निराशा जन्य आवेग आदि से परिपूर्ण होने के कारण साकेत को गीतात्मक सौंदर्य से परिपुष्ट करते हैं। साकेत के अष्टम सर्ग का जो गीत है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, यह गीत सीता के मनोभावों का व्यंजक है। इसमें सीता के स्वाभिमान, स्वावलंबन, कर्मशीलता, प्रकृति प्रेम, पर दुख कातरता, सेवा परायणता, स्वदेशानुराग आदि की मार्मिक व्यंजना हुई है। क्योंकि इसमें कवि कहते, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। यह वाक्य सीता के मुख से कहलवाकर गुप्त जी ने नारी की तत्कालीन स्वावलंबी वृत्ति का सजीव चित्रण किया है। साथ ही भोली भाली कोल, किरात एवं भीलों की बालिकाओं को नागरिकता का पाठ पढ़ाने एवं कातने बुनने की कला सिखाने में कवि ने अपने युग के सुधारवादी आंदोलन की भावना को बड़े ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। सारे गीत में अनुभूतिजन्य आवेग की प्रधानता है, संवेदनशीलता है और ये गीत इच्छा, आकांक्षा, सुख दुख, पर दुख कातरता, देशभक्ति, करुणा, वेदना आदि से ओतप्रोत है। साकेत के नवम सर्ग में वर्णित वे गीत आते हैं जो प्राचीन तथा आधुनिक पद्धतियों पर लिखे गए हैं और जिनके कारण साकेत में नाद सौंदर्यपूर्ण संगीतात्मकता दृष्टिगोचर होती है। इसमें पहला गीत है ओ गौरवगिरी उच्च उदार। इस गीत के अंतर्गत कवि ने चित्रकूट पर्वत की प्राकृतिक सुषमा का सजीव चित्र अंकित किया है। कवि ने यहाँ पर्वत पर स्थित ऊंचे ऊंचे झाड़ों, विविध जीवों, बादलों को देखकर नृत्य करते मोरों, वसंत ऋतु के कारण विकसित पुष्पों, कंद मूल फल से युक्त घने वनों, सुमधुर ध्वनिनाद करते झरनों, धातुमय उपलों एवं अन्य प्राकृतिक पदार्थों से सुसज्जित चोटियों का वर्णन किया है। यह गीत संबोधि गीति पद्धति पर लिखा गया है और इस गीत में सारा वर्णन पर्वत के संश्लिष्ट बिंब विधान में सहायक न होकर उसका विवरणात्मक चित्र प्रस्तुत करने में सहायक हुआ है। शब्दों में भी सरसता, सुकुमारता एवं सरलता के स्थान पर कुछ क्लिष्टता दिखाई पड़ती है। फिर भी इसमें लय तान युक्त नादात्मक सौंदर्य विद्यमान है। इसके बाद जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी गीत है। इस गीत में कवि ने उर्मिला की बाल्यावस्था एवं युवावस्था के जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हुए भावी जीवन का आशा युक्त चित्र अंकित किया है। निसंदेह उर्मिला का बचपन सरसता एवं मधुरता से परिपूर्ण रहा और विवाह होते ही उसने जैसे ही युवावस्था में प्रवेश किया वैसे ही है शांति क्लांति युक्त विरह विदग्ध जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु फिर प्रभात होगा जैसे शब्दों में उसके भावी जीवन का आशामय रूप विद्यमान है। पहले गीत की अपेक्षा इस गीत में अधिक सरसता एवं मधुरता है। शब्दों का चयन भी भावानुकूल है और भावाभिव्यक्ति में भी स्वाभाविकता है। परंतु अंतिम चरण में आकर कवि ने थोड़ी कठोर कल्पना की है, क्योंकि किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली जैसी पंक्ति ने गीत की सरसता एवं मधुरता में थोड़ा सा व्याघात उत्पन्न किया है।
इसके पश्चात है वेद ने तू भी भली बनी। यह गीत संबोधि गीति पद्धति मिश्रित पद पद्धति पर लिखा गया है। इसमें आत्मनिवेदन न होकर वैयक्तिक अनुभूति का ही प्राधान्य है और वेदना का सांगोपांग निरूपण किया गया है। यह सत्य है कि वेदना अभाव से उत्पन्न होती है, परंतु कवि ने अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी कहकर अभाव को उसका पिता तथा अदृष्टि को उसकी माता के रूप में माना है। कवि की यह कल्पना बड़ी मनोरम एवं मार्मिक है और मौलिकता से परिपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी में हे अभाव की चपल बालिके कहकर चिंता को अभाव की पुत्री कहा था। वैसे इस गीत में लय और तान की दृष्टि से नाद सौंदर्य विद्यमान है और भावानुकूल शब्दों का चयन हुआ है। इसके साथ ही विरह संग अभिसार भी गीत है। ये गीत भी पद पद्धति पर लिखा गया है, परंतु इसमें भी आत्मनिवेदन न होकर वैयक्तिक अनुभूति का ही चित्रण हुआ है। गार दिया है, जना दिया है जैसे प्रयोगों के कारण गीत की मधुरता में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद है दोनों ओर प्रेम पलता है। कवि की तीव्रानुभूति जन्य संवेदना विरहिणी की परवशता, विभलता आदि के साथ व्यक्त हुई है। भावानुकूल शब्द योजना, सुमधुर पदावली एवं नादात्मक सौंदर्य के कारण यह गीत अत्यंत सरस एवं मधुर है। इसके पश्चात है आजा मेरी निंदिया गूंगी। इसमें अर्धचंद्र जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ इसने जलाता यह बत्ती में, यहाँ रत्ती तत्ती जैसे तुकों के लिए कवि ने थोड़ा सा अपने रचना शैथिल्य का परिचय दिया है। मन को यो मत जीतो गीत में तीव्र अनुभूति एवं व्यथा वेदना की विवृत्ति में तो सौंदर्य विद्यमान है। चाँद कहती में चाँद की फिर बोल की रचना भी संबोधि गीति पद्धति मिश्रित पद पद्धति पर हुई है। इस गीत में हृदय की गहन अनुभूति संवेदना के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। क्योंकि चातकी और उर्मिला की स्थिति एक सी है, परंतु कवि मनोभावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति में वो थोड़ा सफल नहीं रहा है, कुछ कमी इसमें रह गई है। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कलोल जैसी पंक्तियां भी इसमें आई है। मेरी ही पृथ्वी का पानी गीत की रचना प्रगीत पद्धति में हुई है। इसमें कल्पना की मनोहरता के साथ साथ संगीतात्मकता विद्यमान है तथा विरहिणी के सुख विलास की मादक स्मृति ने इस गीत में सरसता का भी संचार किया है। इसके आगे दरसों गन बरसों गीत की रचना पुनः संबोधि पद्धति गीति मिश्रित पद पद्धति पर ही हुई है। सफल है उन्हीं घलों का घोष की गीत की रचना लघु गीत प्रगीत पद्धति पर हुई है। अपनी लघुता, स्वाभाविकता एवं सरसता में यह अन्य गीतों की अपेक्षा सुंदर है। सखी छिन धूप और छिन छाया यह सब चौमासे की माया गीत भी प्रगीत पद्धति पर लिखा गया है, जो बोल चाल की भाषा में लोक प्रचलित लोकोक्तियों के आधार पर निर्मित हुआ है। निरख सखी ये खंजन आए, इसमें सादृश्य कल्पना द्वारा कवि ने प्राचीन परिपाटी का ही पालन किया है। इसकी रचना पद पद्धति पर हुई है और भावों की सुकुमारता, अनुभूति की तीव्रता, भाषा शैली की मनोरमता एवं कल्पना की गहनता के कारण यह गीत अन्य गीतों की अपेक्षा अधिक सरस एवं मनोहर है। कोक शोक मत कर बेताब छोटे से गीत में संबोधि गीति पद्धति मिश्रित पद पद्धति में लिखा गया है। इसमें आत्मीयता एवं पर दुख कातरता से परिपूर्ण स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति है।
सखी निरख नदी की धार। इस गीत में ढलमल अंचल चंचल, चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा पंक्ति में ध्वन्यार्थ व्यंजना नामक नवीन पाश्चात्य अलंकार की योजना के साथ साथ नादात्मक सौंदर्य विद्यमान है। सरस पदावली एवं संगीतात्मकता के कारण इस गीत में सरसता एवं मनोरमता कहीं अधिक है। हेमंत गीत में अनुभूति जन्य आवेग की तीव्रता का निरूपण हुआ है। हम राज्य के लिए मरते हैं गीत की रचना प्रगीत पद्धति में हुई है। इसमें भारतीय किसानों के सुखी जीवन की मनोरम झांकी चित्रित की गई है। शिशिर न फिरे गिरिवन में नामक गीत की रचना संबोधि गीत पद्धति मिश्रित पद्य पद्धति पर हुई है। इसमें भी कवि की तीव्र भावानुभूति विद्यमान है। भूल पड़ी तो किरण कहाँ, इस गीत में सरलता एवं स्वाभाविकता से परिपूर्ण यह है। लू में अंचल पसार पीत पत्राओ, यह लघु गीत लिखा गया है जिसमें संवेदना, सहानुभूति एवं उदारता के साथ स्वाभाविकता एवं मनोरंजकता विद्यमान है। काली काली कोयल बोली होली होली गीत, मुझे फूल मत मारो, इनकी काली काली कोयल बोली होली 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 तो प्रगीत पद्धति पर लिखा गया है। मुझे फूल मत मारो का सुंदर और सुप्रसिद्ध गीत है जिसकी रचना संबोधि गीति पद्धति मिश्रित पद पद्धति में हुई है। इस गीत में कवि की मनोरम कल्पना, लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता के साथ श्लेष, रूपक, विरोधाभास, व्यतिरेक आदि अलंकारों का सजीव एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सरसता, मधुरता एवं संगीतात्मकता में यह अन्य गीतों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसके पश्चात प्रगीत गीत पद्धति पर लिखा गया देखूं मैं तुझको सविलास, खिल सहस्त्र सरस सुवास। गीत में सहानुभूति एवं संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। ओ मेरे मानस के हास जैसी पंक्ति में छायावादी रचना शैली भी दृष्टव्य है। अरि गूंजती मधुमक्खी में संबोधि गीति पद्धति मिश्रित प्रगीत पद्धति है। ओ कोयल कहे ये कौन को, टेक वाला प्रगीत पद्धति पर लिखा गया गीत है। न जा अधीर धूल में दृगंबु आदुकूल में, इस गीत में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिक शैली के अंतर्गत सुख दुख, आशा निराशा एवं संवेदना की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। सजनी रोता है मेरा गान, गीत में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता के साथ विशेषण विपर्य का पुट विद्यमान है। सरलता एवं सुमधुर पदावली के कारण यह गीत मनोहर है। जी का जंजाल होना, पुचकार कर फुसलाना, पानी की भी बात न रखना, प्राणों का अटकना आदि मुहावरों से यह इस गीत में सजीवता एवं मार्मिकता आ गई है। यही आता है इस में गीत में विरह विवलता, आवेग की प्रबलता और अभिव्यक्ति अभिलाषा की तीव्रता के साथ साथ उत्खनता एवं अविच्छन उन्मत्त भावना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अब जो प्रियतम को पाऊं, इसमें लक्षणा एवं मानवीकरण के द्वारा कवि ने हृदय की वेदना मिश्रित तड़पन की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मेरे चपल यौवन बाल, इसमें सांग रूपक अलंकार द्वारा कवि ने विरहिणी को उत्कट आत्मसमर्पण की भावना, सर्वस्व त्याग एवं सहनशीलता का निरूपण किया है। दशम सर्ग में संबोधि गीति पद्धति वाला गीत है। इसमें उर्मिला सरयू को संबोधन करके राम कथा के आरंभिक अंश का जन्म से लेकर विवाह तक की कथा का निवेदन करती है। इसमें ओज, माधुर्य एवं भावावेग के साथ पूर्व राग तथा विरह विदग्ध दशा का निरूपण हुआ है। सारांश यह है कि साकेत में वर्णित सभी गीत पद्धति, प्रगीत पद्धति और संबोधि गीति पद्धति पर निर्मित होकर इनमें
प्रेम, देशभक्ति, पतिपरायणता, करुणा, संवेदना, लोकहित, तीव्र विरह वेदना, पर दुख कातरता आदि का तो सुंदर निरूपण हुआ ही है। साकेत के सभी गीत विविध भावों से परिपूर्ण होकर सरसता एवं मार्मिकता में भक्तिकालीन गीतों के समकक्ष तो नहीं ठहरते, न ही छायावादी गीतों के समकक्ष ठहरते हैं, लेकिन भावपूर्ण गीतों के कारण साकेत पे संगीतात्मकता के गुण की वृद्धि हुई है। प्रबंध कल्पना में नूतनता एवं मधुरता की सृष्टि हुई है। इनमें युगानुकूल बाह्यार्थ निरूपण का प्रधानता है और इसमें कवि सूक्ष्म भावनाओं के सजीव चित्र अंकित करने की अपेक्षा सामूहिक सामाजिक जीवन की विरह जन्य विषमताओं को चित्रित करने में अधिक